Hello everyone, welcome back to my channel Your Lovely Tutor। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। बट उससे पहले कुछ चीजें हमारी बची हुई थी, दैट इज बी टॉकिंग अबाउट कि कितने 5 to 18 years ऑफ एज जो होते हैं वही हमको सिर्फ कर सकते हैं सीएस वाला। अब यहाँ पर जो रिजल्ट हुआ था असेसमेंट का वो यूज होता है क्या चीज समझने के लिए, कॉग्निटिव डेफिसिट्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स। जो पर्सन लर्निंग नहीं कर पाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉग्निटिवली डिफिसिट होते हैं, तो उनको असेसमेंट के लिए, उनको जानने के लिए, इसलिए सीएस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अप टू 5 to 18 years ऑफ एज, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, और मतलब हमारा पास मॉडल भी प्रोसेसिंग अप्रोच था, और उसके पहले वाला भी हमारा की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच था। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब हम जो बात करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। अब हमसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ पीपल जो होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं देन अदर्स। मतलब कुछ पर्सन होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बट कुछ पर्सन होंगे जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर बोला है, क्या ये हेरिडिटरी है? हेरिडिटरी का मतलब है क्या ये एक तरीके से जेनेटिक है, मतलब पेरेंट्स के द्वारा दिया था, हेरिडिटरी में है, या फिर इसका इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट है कि जिस जगह में हम रह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस से कुछ पर्सन इंटेलिजेंट है और कुछ पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है। क्या कौन सा कारण है? ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्टर्स। आपने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे क्लास 11 में कि ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ह्यूमन को, इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में। अब हम इसका जवाब हमको जानना है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ सम पर्सन्स वेयर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। व्हाई, क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो इंटरप्ले होता है किसका? नेचर का भी और नर्चर का भी। मतलब इसमें हम हेरिडिटरी भी बात करेंगे और इसमें इन्वायरमेंटल भी बात करेंगे। पहले आपको आपके आसानी के लिए थोड़ा आगे में थोड़ा लगे कि भाई क्या चीज है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे, पढ़ते रहोगे, रिपीट करते रहोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, नेचर और नर्चर में डिफरेंस क्या है पहले बता देते। नेचर क्या है? हेरिडिटरी। आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन पहले ही हम आपको बता दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हेरिडिटरी है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है हमारा? नर्चर। नर्चर क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। तो ये फोकस कीजिए कि नेचर क्या है हमारा? हेरिडिटरी है, और नर्चर क्या है हमारा? इन्वायरमेंट। हो सकता है आपको देखने से लगाओ कि नहीं तो नेचर मतलब इन्वायरमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम आपको बोल रहे कि इसको तो ध्यान रखिएगा। अब क्या है, एक आपको दिया हुआ है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इस एग्जाम्पल से आपको बता देते ताकि ज्यादा इजी हो। अब ये दोनों के दोनों ट्विंस है। ठीक है, बोथ वेयर ट्विंस। इसका नाम भी मैरी है, इसका नाम टेरी है। ठीक है, मैरी और ये नाम है टेरी। ठीक है, अब दोनों लड़कियां हैं, दोनों सेम है, दोनों एक तरीके से क्या है, दोनों जुड़वा है। ठीक है, आइडेंटिकल जुड़वा है। तो जब बोला जाता है कि जब मतलब रेयर किया गया कि जो आइडेंटिकल होते हैं, क्या होते हैं? जो आइडेंटिकल मतलब सेम दिखते हैं, सेम जेंडर के होते हैं, और एक साथ एक एनवायरमेंट में रहते हैं, मतलब एक तरीके से नेचर भी सेम है, ठीक है, और नर्चर भी सेम है। नेचर मतलब कि जेनेटिकली भी वो सेम है, और नर्चर मतलब इन्वायरमेंटल भी वो सेम है। जब ऐसे पर्सन्स होते हैं तो उनको आइडेंटिकल कहा जाता है, और उनके बीच सिमिलैरिटी जो होता है वो 0.90 होता है। अब यहां पर हो गया, यहाँ पर 0.90
सिमिलैरिटी होता है 0.90। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस में होता है, ठीक है। एक नंबर आपको समझ में आ गया हो, जो सिमिलर हो, नर्चर भी सेम हो, नेचर भी सेम हो, तो उसमें 0.90 मतलब रहता है सिमिलैरिटी में। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों जुड़वा है ना, जिनका नेचर, इसको हम दूसरा कलर में कर देते हैं, ठीक है, जिनका नेचर सेम हो, ठीक है, मतलब जेनेटिकली तो सेम हो बट नर्चर डिफरेंट हो जाए, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले जाए, तो इसके कारण क्या होता है, इसका सिमिलैरिटी थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो इसका सिमिलैरिटी होगा 0.72, ठीक है, 0.72। इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले इतना समझिए कि क्या होता है कि जो नेचर भी सेम है, नर्चर भी सेम है, उस पर्सन का 0.90 सिमिलैरिटी होगा। वैसे पर्सन जो डिफरेंट एनवायरमेंट में, मतलब डिफरेंट नर्चर में रहेंगे, तो उनका 0.72 रहेगा। अभी हमने 2 को जाना, फिर आगे हम और भी जानेंगे। तो यहाँ देख ले, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था एविडेंस फॉर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस कम्स मेनली फ्रॉम स्टडीज। तो अगर हमको एविडेंस देखने की कहा हम देखें हेरिडिटरी के लिए कि कैसा इन्फ्लुएंस होता है, तो हमको स्टडी करना पड़ेगा ट्विंस पे और साथ ही साथ में अडॉप्टेड चिल्ड्रंस में। अब यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिकल ट्विंस का बात किया गया है। अगर आइडेंटिकल ट्विंस हो और दोनों एक ही इन्वायरमेंट से हो, तो उनका जो सिमिलैरिटी होता है वो 0.90 होता है, ठीक है। हमने पहले बात किया, मतलब नेचर और नर्चर दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ट्विंस है, आइडेंटिकल देखो ट्विंस है, ठीक है, लेकिन उनका इन्वायरमेंट बदल जाए, इन्वायरमेंट मतलब जो चाइल्डहुड होता है वो अगर बदल जाए, मतलब इन्वायरमेंट बदल जाए, वही कि उन्होंने चाइल्डहुड अलग जगह में बिताया हो, इन्वायरमेंट अलग तरीके से रहा हो, तो उसका सिमिलैरिटी में डिफर कर जाता है और यहाँ पर 0.72 आ जाता है, ओके, उसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में बात हुआ। ये फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है ये भी बताते हैं। जैसे कि फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब नेचर और नर्चर से बताते हैं। नेचर मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी, और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। तो उसका नेचर है, नेचर अलग हो और नर्चर सेम हो जाए। नेचर कैसे अलग होगा कि जैसे कि आपके फादर एंड मदर, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये आपके फादर है, ये आपकी मदर है, ये आप है, ठीक है, और ये है, तो ये इसकी मतलब ये दूसरी है ना, इसकी माँ है, तो ये बच्चा ये और ये बच्चा ये, ठीक है। अब ये साथ रही, जेनेटिकली सेम नहीं है, मतलब इसके पेरेंट्स अलग है, इसके पेरेंट्स अलग है, बट अगर यही पेरेंट्स साथ में रहे, उसमें साथ में रहने लगे और सब चीज सेम हो, तो अब हम मतलब की जेनेटिकली हो सेम, अभी कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, अगर वो रेड हो, मतलब उनका ट्विंस है और उनका भी ट्विंस है। इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि ये है, इनका बच्चा, ये मदर एंड फादर है, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों ट्विंस है, ये एक फैमिली है। फिर यहाँ पर एक और फादर एंड मदर है एंड इनके भी बच्चे हैं जो कि एक आइडेंटिकल, मतलब एक तरीके से ट्विंस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों अलग हैं, मतलब क्या चीज से अलग है, नेचर से अलग है, बट नर्चर इन्वायरमेंट में अगर साथ रह रहे हैं तो उनमें कितना सिमिलैरिटी होगा, तो आपको बता दी हमने 0.60 सिमिलैरिटी होगा। तो आपको ये ऐसा ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन में तो ज्यादातर इसमें यही आता है कि सब्जेक्टिव में ही ज्यादातर आता है, तो इतना आपको ध्यान देना होगा कि क्या फ्रेटर्नल ट्विंस किसको कहते हैं। अब जब फ्रेटर्नल ट्विंस को हम रेड टुगेदर करते हैं तो 0.60 आता है। एंड दोनों सिस्टर्स, अगर एक ही फैमिली का जो ब्रदर सिस्टर है, एक ही फैमिली बात कर रहे हैं, अगर वो हो, है ना, तो उसमें 0.50 सिमिलैरिटी आता है। तो हमने लाइन बाय यहाँ पर देख ली, क्योंकि ये वाला एमसीक्यू में आता ही आता है। 0.90 वाला पहले नहीं आता, लेकिन अब ये पक्का आता है और मेरे एग्जाम में भी आया था कि मैच करने के लिए था। तो 0.90, 0.72, 0.60 और 0.50।
बहुत इजी है। पहला क्या था, पहला था आइडेंटिकल ट्विंस में जब नेचर और नर्चर दोनों की दोनों सेम था। 0.72 जब हमारा जो नेचर हो वो सेम हो बट नर्चर सेम ना हो, ठीक है। 0.60 जब फ्रेटर्नल ट्विंस हो, मतलब जब हमारा नेचर ही डिफरेंट हो और नर्चर सेम हो जाए। और ये क्या होता है, जब वो ब्रदर एंड सिस्टर्स में जब हम आते हैं तब आता है। इसमें क्या होता है, ब्रदर सिस्टर में क्या होगा, नेचर भी वही होगा, नेचर नर्चर भी वही होगा, लेकिन इसमें ट्विंस नहीं होगा, ठीक है, इतना तो पता है। और इसमें सिमिलैरिटी 0.50 होता है, ठीक है। अब एक और है 0.25। 0.25 कब होगा, जब सिबलिंग से भाई बहन है लेकिन वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहे, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा कि ब्रदर सिस्टर है बट डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब नर्चर डिफरेंट हो जाता है तो ये अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा नेचर क्या है, नर्चर क्या है, पहले आपको तो ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। नेचर फिर से बता रहे हैं, नेचर नर्चर में क्या अंतर है, नेचर क्या है, हेरिडिटी, और नर्चर क्या है, एनवायरमेंट। इतना ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले कुछ अडॉप्टेड चिल्ड्रन के बारे में, कि वैसा कि अभी हमने जो बात किया है वो एक इंटरप्ले है किस चीज का, नेचर और नर्चर का, लेकिन किसके, ट्विंस के स्टडी के अकॉर्डिंग। अब हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन के स्टडी के अकॉर्डिंग समझते हैं। दो स्टडीज में दिया हुआ है, एक ट्विंस वाला और एक अडॉप्टेड वाला। तो ट्विंस वाला हमने एक बात कर लिया। अडॉप्टेड में क्या होता है कि इसमें चिल्ड्रन का इंटेलिजेंस दिखता है कि जो सिमिलर लॉजिकल, देखो जब फादर एंड मदर बच्चे को मतलब अडॉप्ट करते हैं, अगर यहाँ पर देख लीजिए, इसी को हम एक और एग्जाम्पल से हम इसको डिनोट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं तो ये कौन है, समझ लीजिए कि ये फादर एंड मदर है बट नॉट बायोलॉजिकल, ये एक तरीके से अडॉप्टेड भी बच्चा है, ये याद रखिए, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि अगर समझ कि ये इनके जेनेटिकल मदर है, ठीक है, अब ये बोला जाता है ज्यादातर कि जो बच्चा होता है वो ज्यादा किसमें सिमिलर होता है, अपने जेनेटिकल फादर एंड मदर से, लेकिन जो अडॉप्टेड है उसे नहीं। लेकिन जब आगे बढ़ा गया, जब समय कुछ निकलता है, जो इन्वायरमेंट में अपने अडॉप्टेड चिल्ड्रन में जब आता है ना, तो इसका भी जो बिहेवियर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, अब ज्यादा इंक्लाइन अडॉप्टिव में आ जाता है। ये चीज भी होता है, अब हम देखते हैं इसका और डिटेल में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि क्या चीज होता है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज्यादातर सिमिलर होते हैं बायोलॉजिकल से रादर देन अडॉप्टेड पेरेंट्स। अब ये इन्वायरमेंट बता रहा है कि इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुआ था। इसमें बताया गया था कि जैसे जैसे चिल्ड्रन ग्रो करते हैं एज में, वैसे ही इंटेलिजेंस का लेवल भी मूव हो जाता है क्लोजर टू देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहते, तो वैसा उनका भी चेंज हो जाता है, अपने ज्यादा इंक्लाइन करने लगते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ। चिल्ड्रन अगर डिसएडवांटेज होम से आए थे, अडॉप्ट कर गए एक अच्छे फैमिलीज में, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, तो उनका इंटेलिजेंस स्कोर्स भी बढ़ेगा, भले वो पिछड़ा से आया हो, बहुत डिसएडवांटेज से आया हो, तब भी वो बढ़ेगा। तो एविडेंस पाया गया है इन्वायरमेंटल डिप्राइवेशन कि अगर कोई लोअर है तो किस तरीके से चेंज होता है, इसका एविडेंस और इसका स्टडी भी हुआ है कि वो बच्चा रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिटी स्कूलिंग, इसे कारण उसका भी इंटेलिजेंस बढ़ा है, जो कि उसका बैकग्राउंड बहुत खराब था एक तरीके से, बट जैसे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया, उनको अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, अच्छा खाना दिया, सब चीज अच्छी हुई, तो उसका इंटेलिजेंस भी स्कोर बढ़ा है। ये स्टडी हुआ था, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि देयर इज अ जनरल कॉन्सेंसस अमॉन्ग साइकोलॉजिस्ट कि इंटेलिजेंस जो होता है ना, इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब इसमें सिंपल बोला गया है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो सिर्फ नर्चर नेचर एक ही नहीं होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का इंटरेक्शन, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तभी इंटेलिजेंस को हो पाएगा। अगर नेचर है तो नर्चर नहीं है तो कुछ इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं।
ठीक है, तो ये सिंपल से बताया गया है कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी, इसमें भी दिया हुआ है कि हेरिडिटरी क्या होता है, नेचर होता है, और इन्वायरमेंट वाला क्या होता है, नर्चर। यहां से भी आप देख के याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन होने लगे, बट आपको ये वाला चीज प्लीज ध्यान रखना है, क्योंकि हमको भी जब हम पढ़ते थे पहले, तो पहले हमको कंफ्यूजन था, बट हमने जब ये देखा तब हमको याद करना पड़ा था। ठीक है, तो हेरिडिटरी कैन बी बेस्ट टू व्यू समथिंग दैट इज सेट अ रेंज विद इन विच इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक्चुअली से बाय सपोर्ट, मतलब इसमें बोला गया कि दोनों के सपोर्ट से ही इंटेलिजेंस बनता है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि इंटेलिजेंस इज अ इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब क्या होता है, नर्चर का क्या मतलब होता है, हमने बताया है। तो हमने दो स्टडी किया था, एक तो आपको ट्विन का स्टडी था, दूसरा हमारा अडॉप्टेड पेरेंट्स का स्टडी था। फिर हमने देखा कि इंटेलिजेंस इज बोथ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं या नेचर और नर्चर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हैं कि किसने किया था असेसमेंट। In 1905, Alfred Binet and Theodore Simon made a first successful attempt to formalize measure intelligence. तो अल्फ्रेड बाइनेट ही है और थियोडोर साइमन, दोनों व्यक्तियों ने 1905 में पहली सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया फॉर्मली मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस को। किसने किया था, 1905 में दो पर्सन ने किया था, अल्फ्रेड बाइनेट ने किया था और थियोडोर साइमन ने किया था। अब 1908 में स्केल रिवाइज्ड हुआ, जिसमें एक कॉन्सेप्ट निकला मेंटल एज का, जिसको हम डिनोट करते हैं MA से। तो 1905 में अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडोर साइमन ने फर्स्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस को फॉर्मली, और 1908 में स्केल रिवाइज्ड हुआ, जिसमें एक कॉन्सेप्ट निकला मेंटल एज, जो मेजर करता है पर्सन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा, मतलब मेंटल एज का मतलब ही समझ रहे होंगे, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है उसकी एज के अकॉर्डिंग। मेंटल एग्जांपल है, एक पर्सन है तो उसका मेंटल एज 5 है, इसका ये मतलब कि हो सकता है कि बायोलॉजिकल एज भी उसका 5 हो, नहीं, इसका मेंटल एज पे अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ज्यादातर सेम हो सकता है, पर बहुत पर्सन का कम भी होता है या बहुत पर्सन का और भी ज्यादा भी होता है। तो मेंटल एज ऑफ 5 का मतलब होता है कि उसका परफॉर्मेंस, उसका इंटेलिजेंस जो होता है वो 5 साल का बच्चे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब एक तो मेंटल एज होता है, एक हमारा क्रोलॉजिकल एज होता है। क्रोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज, कि उसका जो भी बर्थ से जो भी एज गिना गया था उसको कहते हैं क्रोलॉजिकल एज। अब ऐसा हो सकता है कुछ पर्सन का क्रोलॉजिकल एज ज्यादा हो या मेंटल एज ज्यादा हो या कम हो, ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताएंगे ज्यादा आपको पता चलेगा। जैसे कि एक जो ब्राइट चाइल्ड होता है उसका हमेशा MA मतलब मेंटल एज ज्यादा होता है CA से, मतलब क्रोलॉजिकल एज से ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ब्राइट चाइल्ड इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है कि उसको भले बायोलॉजिकली 15 साल है बट दिमाग से 17 साल का होगा, तभी तो वो बोले कि ब्राइट चाइल्ड है। लेकिन डल चाइल्ड का क्या होगा, जो उसका मेंटल एज कम होगा, तो मतलब अगर 10 साल का तो उसको 9 साल का दिमाग होगा, 8 साल का दिमाग होगा। इस तरीके से यहाँ बताया गया कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेंटल एज को और क्रोलॉजिकल एज को। अब यहाँ पर एक डिफिनेशन टाइप को देखोगे, रिटार्डेशन वाज डिफाइंड बाय बाइनेट एंड साइमन एज बीइंग 2 मेंटल एज years before a क्रोलॉजिकल एज। देखो रिटार्डेशन का बहुत डिफिनेशन दिया हुआ है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाएगा और आपको लगे कि ये क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नहीं, आपने पढ़ा था पर आपने ध्यान नहीं दिया। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब नीचे गिरना एक तरीके से, रिटार्ड डाउनफॉल। डाउनफॉल क्या होता है, ये डिफाइन किया गया था 2 पर्सन के द्वारा, है ना, बाइनेट एंड साइमन के द्वारा। इन्होंने ये तो फॉर्मली मेजर भी किया था 1905 में। ठीक है, तो रिटार्डेशन को डिफाइन किया गया था बाइनेट और साइमन के द्वारा। इसका मतलब होता है कि जो भी पर्सन का अगर 2 मेंटल एज उसका बिलो है क्रोलॉजिकल एज से, इसका मतलब वो रिटार्डेशन है। मतलब मेंटल एज और क्रोलॉजिकल एज में क्या है कि जो भी पर्सन का मेंटल एज 15 साल हो और उसका क्रोलॉजिकल एज उसका 17 साल हो, तो ये रिटार्डेशन है, मतलब 2 साल का गैप। किसमें? तो अगर इसका मतलब कि उसका 17
बच्चों को उसका दिमाग 15 साल ही है तो उसका रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो वही डिफाइन किया गया है कि जो डिफाइन किया गया है कि 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो अगर हो क्रोलॉजिकल एज से तो ये आपका रिटार्डेशन होता है। इसको प्री डेफिनेशन को याद रखिएगा, इसमें याद से नहीं रखना है, आपको तो समझना ही होगा क्या चीज है। अब यहाँ पर देखिए 1912 को एक 1905 था, 1908 था, 1912 है। 1912 में विलियम स्टर एक जर्मन है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, इनका नाम याद रखें 1905। ऐसे लाइन बाय से याद रखेंगे तो आपको लिखने में बहुत इजी होगा, आपको याद भी रहेगा 1905, 1908, 1912। 1912 में विलियम स्टर्न है, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसको याद रखिएगा, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो थियोडोर साइमन ने दिया था और अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। नहीं, अल्फ्रेड बाइनेट ने फॉर्मली मेजर किया था इंटेलिजेंस को और MACA, बट 1912 में विलियम स्टर्न जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, IQ का। IQ इज इक्वल टू दिस। IQ क्या होता है? सिंपली यही होता है। IQ मतलब उसका क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसे निकलेगा? जब उसका मेंटल एज को हम डिवाइड कर देंगे CA को, मतलब क्रोलॉजिकल एज टू 100, मतलब परसेंटेज निकाल देंगे, है ना, कि कितना परसेंटेज है मेंटल एज होगा, कितना है, वो सब चीजें उसको IQ बता देता है। तो इससे आप समझ पाओगे। इतना याद रखिए कि MA ऊपर और CA नीचे होगा, ठीक है, इतना याद रखिए, समझ जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने IQ दिया। IQ क्या होता है? IQ ये डिफिनेशन, ये भी डिफिनेशन आता है, इसमें हमको ये भी ध्यान रखना कि IQ रिफर्स टू मेंटली डिवाइडेड बाय क्रोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। कितना इजी है ना, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मेंटल एज इतना है, क्रोलॉजिकल एज इतना है, IQ कितना होगा, पूछ लिया जाता है। बहुत इजी है, फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे, या MCQ में रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ 100 जो होता है वो मल्टीप्लायर का यूज होता है डेसिमल पॉइंट लाने के लिए। तो अब ये क्या ही पढ़ना है, जब हमारा मेंटल एज इक्वल होता है क्रोलॉजिकल एज का, इसका मतलब हमारा IQ 100 है, ठीक है, इक्वल होगा तब। लेकिन जब हमारा MA मोर देन CA होता है, इसका मतलब हमारा IQ 100 से ज्यादा है। अब जब हमारा MA 100 से कम होता है, इसका मतलब 100 से मतलब एक तरीके, सॉरी, जब हम IQ 100 से कम हो जाता है, कब? जब हमारा MA CA से कम हो, ठीक है। इस एग्जाम्पल है 10 साल का बच्चा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 10 साल का बच्चा है, अब ये क्रोलॉजिकल एज है, बट उसका मेंटल एज कितना है? 12 साल। तो यहां देख रहा है क्या है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, अगर ये करें तो कितना आएगा? 120। 120 आ गया, इसका मतलब इसको 100 से ज्यादा है, इसका मतलब मेंटली इसका ज्यादा होगा तभी तो ये बहुत इजी चीज है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी याद वाला चीज नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। बाय बाय, सी यू अगेन।